दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं 5 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी की स्टडी 91 की तरफ से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, जिसमें से 2 किताबें हमारे पास हैं। तीसरी किताब दोस्तों लॉन्च हो चुकी है, बट स्टूडियो में अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। कल मैं दोस्तों ये किताब आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो याद रखिए अब तक ये 3 किताबें आ चुकी हैं। तीनों किताबें दोस्तों लेखपाल परीक्षा के लिए लॉन्च की गई। जो भी बच्चे लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ध्यान दीजिए, आपके लिए 4 बुक है, छोटी छोटी बुक है, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं, बहुत कम प्राइस पे लॉन्च किया गया है। आप अपने नियर बाई जो भी दुकान है वहां से जाके पता कीजिए, और अगर किताब वहां पर नहीं, आप उनसे बोलिए कि स्टडी 91 या नितिन सर की किताब मंगा दीजिए, वो किताबें वहां तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। या आप पहले से पहुंची हुई बहुत जगह तो आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार सी बुक है, आप लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितनी बेहतरीन बुक है। आगे दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस हो गया, बीडीओ परीक्षा हो गया, और सुपर टेट हो गया और यूपी टेट हो गया, इनकी भी किताबें दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ये किताबें आपके बीच में होंगी। इसके अलावा स्टडी 91 कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाता है। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को, और देखते हैं कि कौन कौन से खास प्रश्न आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं और सीखने हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या लिखा है, हाल ही में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में दोस्तों सूचीबद्ध किया गया। देखिए ये सवाल आया कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। हर साल 2 फरवरी को, जी हां दोस्तों 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, याद रखेगा, ये वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों मनाया जाता है हर साल। कब, याद रखेगा 2 फरवरी को। और इसी अवसर पर दोस्तों इस बार क्या किया गया, 2 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। अगर मैं बात करूं कि अंतिम में दोस्तों किसे शामिल किया गया था, तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि देश का 47वां, जी हां दोस्तों 47वां वेटलैंड जो था यह था हैदरपुर में। कहां पर था, हैदरपुर। हैदरपुर कहां पड़ता दोस्तों, हैदरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर जिला है वहां पर पड़ता है, ठीक है। जो अभी रामसर साइट शामिल हुए दोस्तों, अब एक हो गया 48वें नंबर का और एक हो गया दोस्तों 49वें नंबर का। 48वां और 49वां नंबर जो दिया गया दोस्तों याद रखिएगा, एक तो है आपका खिजादिया, क्या नाम है दोस्तों, खिजादिया पक्षी अभयारण्य। ये खिजादिया कहां पर है दोस्तों, याद रखिएगा खिजादिया पक्षी अभयारण्य ये गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात में कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा जामनगर के पास में। कहां पर, याद रखिएगा गुजरात में जामनगर के पास यह स्थित है। और दूसरा दोस्तों बखीरा पक्षी अभयारण्य, क्या है, बखीरा पक्षी अभयारण्य। यह दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में किस जगह पर, तो याद रखिएगा संत कबीर नगर का नाम सुना होगा आपने, संत कबीर नगर का नाम सुना होगा दोस्तों, वहां पर यह बखीरा पक्षी अभयारण्य है। इसको भी अभी जो है रामसर सूची में शामिल किया गया। तो अब याद रखेगा रामसर सूची में शामिल स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो टोटल अब 49 हो गया। अब 47 मत याद रखेगा, थोड़ा सा आप अपडेट हो जाइए। तो यहां पर दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए। बाकी जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा दोस्तों एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ये तो मैं आपको मजाक के लिए दे दिया था। हां चर्चा में अभी चल रहा था दोस्तों, ये इसको अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया दोस्तों। याद रखेगा ये कहां पर है, तो ये आपका एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो दोस्तों ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेगा। यहां पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बखीरा पक्षी अभयारण्य की बात करूं, तो इस पक्षी अभयारण्य के चारों तरफ का जो 1 किलोमीटर का एरिया है, यह भी दोस्तों क्या है, यह भी आपका इको सेंसिटिव जोन है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बहुत सारी बातें दी गई हैं आपकी इन्हीं रामसर साइट से संबंधित, उन सभी बातों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो खास बातें थी वो आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित कुछ अच्छे सवालों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जरा उन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, या हाल फिलहाल में पर्यावरण से संबंधित हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो लिखा है दोस्तों यहां पर, पहला तो ये सवाल हो गया, आप जान ही रहे हैं। दूसरा लिख रहा, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के वन क्षेत्र बढ़ने के मामले में दुनिया में कौन से नंबर पर है, तो याद रखेगा वन क्षेत्र बढ़ने के मामले में दोस्तों भारत तीसरे नंबर पर चल रहा है, जो हर साल 2,66,000
हेक्टेयर की भूमि की दोस्तों बढ़त कर रहा है, भूमि मतलब उतना वनावरण की बढ़त कर रहा है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कह रहा तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में है, जो अभी चर्चा में चल रहा था, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है तेली नीलापुरम पक्षी अभयारण्य, ठीक है, याद रखेगा। और अगला है दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी चर्चा में चल रहा था। यह टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और ये चर्चा में इसलिए चल रहा था दोस्तों, अच्छा चौथा टाइगर रिजर्व है, साथ ही साथ भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है 52, वो भी याद रखेगा। और राजस्थान के बूंदी जिला में है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में अपनी टाइगरों की संख्या दोगुनी कर लिया है, तो उस टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। है कहां पर, तो तमिलनाडु में है। कहां पर है दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये आपके तमिलनाडु राज्य में है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों, किस देश ने तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण 6000 बैरल दोस्तों तेल यहां पर रिसाव हुआ है, और उसी कारण दोस्तों यहां पर आपातकाल लगा दिया गया, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किया गया। दोस्तों आपको यह बताना है कि किस देश से संबंधित है, तो याद रखेगा दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। कौन सा है, पेरू देश है दोस्तों, इसको याद रखेगा, जहां पर पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है। हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, तो प्लास्टिक पार्क का निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है, याद रखेगा। पनामा जंगल में खोजे गए एक मेढक की प्रजाति का नया नाम दिया गया, वो नाम किसके नाम पर दिया गया, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, याद रखेगा, उनका नाम क्या है, ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की गणना की गई, तो असम के अंदर दोस्तों ये राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पर अभी जल मुर्गी की गणना की गई। और संजय झील कहां पर है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है, उसका साइज तिगुना किया जा रहा है, बढ़ाकर 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, किस लिए, घड़ियाल संरक्षण के लिए, तो उसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, याद रखना जरूरी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। लिख रहा है हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया, कौन सा, तोरग्या महोत्सव, बताइए जल्दी से। ये तोरग्या महोत्सव कहां मनाया गया दोस्तों, अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा लेमन फेस्टिवल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में दोस्तों, लेमन फेस्टिवल के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा। लेमन फेस्टिवल आपके कहां से संबंधित है, मणिपुर से। सिक्किम में दोस्तों आपने पढ़ा था, यहां पर लोसांग फेस्टिवल चल रहा था, कौन सा, लोसांग उत्सव चल रहा था। लद्दाख में दोस्तों आपने पढ़ा था लोसार उत्सव चल रहा था, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं जो अभी रिसेंट में चर्चा में रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो आज का ये सही जवाब है, जो तोरग्या महोत्सव है ये कहां मनाया जाता है दोस्तों, तो तोरग्या महोत्सव ये मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। महोत्सव ये कहां मनाया जाता है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहां के सीएम पेमा खांडू हैं। एक सवाल और याद रखेगा, खूब परीक्षा में आता है, अगर भारत के अंदर दोस्तों आप जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो बिहार है, उसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये उत्सव जरूर याद रखेगा दोस्तों, तोरग्या उत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक पॉइंट की बात और है दोस्तों, कभी परीक्षा में मान लीजिए पूछ लिया कि मोनपा आदिवासी कहां के निवासी हैं, मोनपा तो बताइएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये मोनपा आदिवासी रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये तोरग्या महोत्सव मनाया जाता है। वहां पर दोस्तों एक मठ है जिसका नाम है तवांग, ठीक है, तवांग मठ है दोस्तों, उसी तवांग मठ में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, वो भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बी डी मिश्रा दोस्तों याद रखेगा, ये यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आर्ट एंड कल्चर से जुड़े, क्योंकि उत्सव, महोत्सव, फेस्टिवल, त्योहार, ये सभी बातें दोस्तों हमारे संस्कृत से जुड़ी होती हैं। तो हाल फिलहाल में कौन कौन से सवाल हमने आर्ट एंड कल्चर से पढ़े हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। पहला सवाल यही याद रखेगा, परीक्षा में पूछा कि तोरग्या महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो आंख मूंद कर बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्पितुक ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया गया, तो यह स्पितुक ग्लस्टर फेस्टिवल भी दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखेगा। बसंत ऋतु की शुरुआत में इस स्पितुक ग्लस्टर फेस्टिवल को मनाया जाता है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों जो परेड चल रहा था उसमें एक झांकी निकली थी गुजरात की, याद रखेगा, जो पाल और दादवाव गांव में हुए नरसंहारों को दिखाता है, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा 1200 याद रखेगा लोगों की हत्याएं कर दी गई थी दोस्तों, उसी से संबंधित एक झांकी इस बार निकाली गई, ये गुजरात से संबंधित है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, जिसकी आधारशिला दोस्तों किसने रखा, मोदी जी ने रखा दोस्तों। ये पंडित जसराज
नाथ जी किस घराने से बिलोंग करते थे? तो बताइएगा मेवाती घराने से। अभी हाल ही में दोस्तों एक कथक कलाकार थे, ठीक है, बिरजू महाराज, उनका देहांत हो गया, वो बनारस घराने से संबंधित हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल, ये वही लेमन फेस्टिवल है जो मैंने पीछे लिखा था दोस्तों, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है कचाई लेमन फेस्टिवल। हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? या केरल को दिया गया, याद रखेगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दिया है? ठीक है, कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दिया गया है, याद रखेगा, और ये मंजूरी दिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया गया? तो लोसांग उत्सव ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है, जबकि लोसार उत्सव ये आपके लद्दाख में मनाया जाता है। कर हाल ही में किस राज्य में कृष्ण बलराम रथ यात्रा को अपना राज्य उत्सव उस राज्य ने घोषित किया है? यह पंजाब राज्य का मामला है, इसको याद रखेगा। और पंजाब में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा दोस्तों घोषणा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा केंद्रीय बजट 2022-23 में, अभी आपको पता होगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दोस्तों बजट पेश किया गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था बजट में बहुत सारी बातें खास दी गई हैं, तो रोज हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन क्या करेंगे अपने करंट अफेयर में शामिल करते चलेंगे बढ़िया से, ताकि देखिए मैं चाहूं तो एक दिन में भी बजट पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको याद होगा कि नहीं याद होगा ये बड़ी बात है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होते चलेगा। लिख रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के लिए, जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर के विकास के लिए एवं बंबू लिंक रोड्स के लिए दोस्तों कौन सी परियोजना स्टार्ट किया गया है, ये आपको बताना है। लिख रहा पूर्वोत्तर विकास योजना, बंबू लिंक्स रोड योजना, पीएम डिवाइन योजना, या पीएम पूर्वोत्तर संस्कृति योजना। ठीक है, जल्दी से बताइए। अच्छा, यहां पे याद रखेगा दोस्तों दो टास्क रखा गया। पहला टास्क क्या रखा गया है कि जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों का क्या हो जाए दोस्तों, विकास हो जाए, ये पहला टास्क यहां पे रखा गया है। ठीक है, और जो दूसरा टास्क यहां पे रखा गया दोस्तों वो क्या रखा गया है, बंबू लिंक्स रोड। ठीक है, ये बंबू लिंक्स रोड क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, ये परिवहन के लिए दोस्तों ऐसे रास्ते तैयार करना जहां पर और भी ज्यादा मतलब अवसंरचना मजबूत करने की बात यहां पे की जा रही है। सीधे सीधे कहें अगर एक अक्षर में, तो याद रखेगा यहां अवसंरचना मजबूत करने की बात की जा रही, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप किया जाए कि पूर्वोत्तर के राज्यों में। अब आप देखिए ना, अभी आपने पहली बार पढ़ा कि पूर्वोत्तर में पहली बार दोस्तों मणिपुर में रानी गोंडुल्ली स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंची। देश कहां से कहां आ गया, आजादी कब की मिली, आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 वर्ष पर, और ट्रेन आज चल रही है। ठीक है, मतलब सोचिए कितना पीछे। हालांकि बहुत बड़ी बातें नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां जाने के लिए रास्ते नहीं थे, और इसमें रेलवे को 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़े। खर्च करने के बाद भी दोस्तों आप सोचिए ना, वो रास्ते ऐसे थे जहां पहाड़ों को काट करके 47 से ज्यादा सुरंग बनाया गया, 150 से ज्यादा पुल बनाए गए रास्तों के लिए। ठीक है, और वो भी दूरी कितना, मात्र 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर में 150 पुल, आप सोचो हर किलोमीटर पे एक पुल, हर किलोमीटर एक पुल, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बहुत मतलब जान लीजिए कि ऐसा टास्क था जो कंप्लीट नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे पूरा किया। हालांकि योजना की शुरुआत 2013 में हो चुकी थी और मोदी सरकार 2014 में बनी, लेकिन फिर भी योजनाओं को इतने तेजी से पूरा करने में याद रखें मोदी गवर्नमेंट का तो योगदान है, ये मानना पड़ेगा। जहां पे जो चीजें अच्छी होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों। फिलहाल ये जो योजना शुरू की, अब देखिए ज्यादातर बच्चे सोचेंगे पूर्वोत्तर विकास योजना, उत्तर होगा गलत है। ठीक है, पूर्वोत्तर संस्कृति योजना गलत है। इस योजना का नाम है दोस्तों बंबू लिंक्स रोड योजना, ये भी नहीं है, और सही उत्तर है पीएम डिवाइन योजना। क्या नाम है, पीएम डिवाइन योजना दोस्तों इसका नाम रखा गया, जिसके तहत पूर्वोत्तर का विकास भी किया जाएगा और बंबू लिंक रोड का भी दोस्तों इनॉग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पीएम डिवाइन नाम आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझिएगा। पीएम माने तो हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और डिवाइन जो शब्द दोस्तों, डी माने हो जाता है डेवलपमेंट, आई माने हो जाता है इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, याद रखेगा प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी पीएम डिवाइन योजना के तहत दोस्तों पूर्वोत्तर का विकास किया जाएगा और बंबू रोड्स का जो निर्माण किया जाएगा दोस्तों, यह भी किया गया। चलिए बंबू रोड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। करा पीएम डिवाइन योजना के तहत मिजोरम में, कहां पर, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, याद रखेगा। मिजोरम में बांस लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों से जंगलों के बांस के परिवहन में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा था बांस पार्क के बारे में। बांस औद्योगिक पार्क ये कहां पे बनाया जा रहा है, जल्दी से सोच समझ के बताइए। मैंने क्या पूछा आपसे, बांस औद्योगिक पार्क,
बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो याद रखेगा इसका निर्माण आपके असम राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। जबकि यहां पर देखिए जो बांस रोड बनाया जा रहा है, मतलब कि आने जाने के लिए परिवहन को तेज किया जाए, इसके लिए दोस्तों ये बात हो रही, जो ये मिजोरम की बात हो रही है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आइए हम योजनाओं से संबंधित कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। तो पहला तो पीएम डिवाइन योजना याद रखेगा। दूसरा लिखा है किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया गुजरात राज्य के द्वारा। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है, वहां के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है, और पहली बार गुजरात में महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है जिनका नाम नीमाबेन आचार्य है। ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखेगा। प्लस दोस्तों ये स्टूडेंट स्टार्टअप योजना और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 ये भी याद रखेगा, गुजरात सरकार की योजना है। करेक्ट। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता दोस्तों? इसी उजाला कार्यक्रम के तहत दोस्तों घर घर एलईडी बल्ब का वितरण किया गया था। यह विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा था। कर हाल ही में किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू किया गया? तो बता दिया गुजरात है, ठीक है। हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन निर्माण के लिए दोस्तों किसने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया? तो अश्विनी वैष्णव ने बढ़ाया, आईटी मिनिस्टर ये हैं दोस्तों। और भारत में दोस्तों इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो टाटा का योगदान है दोस्तों, उसको भी याद रखेगा। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला यह मेरठ में रखा गया मोदी जी के द्वारा, ये याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में, आयुष विश्वविद्यालय आपके गोरखपुर में, शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है उन्होंने रखा आपके अमित शाह जी ने कहां पे रखा दोस्तों? सहारनपुर में, ठीक है। और मोदी जी ने महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का आधारशिला अलीगढ़ में रखा। ये अभी हाल फिलहाल में, मतलब अब ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर दोस्तों ये योजनाएं लाई गई हैं। एक सुहेल देव के ऊपर दोस्तों एक विद्यालय बन रहा है, हमारे आजमगढ़ में बन रहा है, अभी उसका भी बातचीत चल रहा है, वो भी याद रखेगा। हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया है? तो वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट लॉन्च किया दोस्तों? ये लॉन्च किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी। माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में दोस्तों 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड स्थापित करने जा रहे हैं? तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड था, अब 7 नोड बनाए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहां पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाओं का उद्घाटन मोदी जी ने वाराणसी में किया। इसी परियोजना के तहत दोस्तों 900 करोड़ रुपए में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, और इसके अलावा कुछ पैसे खर्च किए गए बनास डेयरी संकुल बनाने में, वो भी याद रखेगा। आखिरी पॉइंट दिया, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, और वाराणसी जो जगह है वहां पर रखा गया, ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। चीन भारत की सीमा के साथ लगे गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, मॉडल विलेज कार्यक्रम, उत्कृष्ट गांव योजना या राजस्व गांव योजना। आइए एक एक बातें बताता हूं दोस्तों। अगर मैं राजस्व गांव की बात करूं दोस्तों, तो राजस्व गांव जो है ये नेपाल की सीमा से लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के गांव है दोस्तों, उसमें अभी आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश ने अपने 4 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया दोस्तों, जो नेपाल से सटे हुए थे। अगर उत्कृष्ट गांव योजना की बात करें दोस्तों, तो उत्कृष्ट गांव योजना पर भारत और इजराइल काम कर रहे हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि भारत और इजराइल ये काम करे दोस्तों गांव को उत्कृष्ट बनाने की योजनाओं पर। मॉडल विलेज कार्यक्रम दोस्तों यहां पे मत करिएगा, ये तीनों आपका गलत उत्तर है। यहां जो सही उत्तर है ये है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली मामला क्या है। देखिए, अगर मैं भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम लूं, ठीक है, कि एक तरफ अगर चीन है और नीचे की तरफ दोस्तों यहां भारत है, ठीक है, तो इसके बीच में जो सीमा रेखा है दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन रेखा, ठीक है, तो मैकमोहन रेखा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो मैकमोहन रेखा खींची गई है
चीन इस मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है। और चीन क्या करता है दोस्तों, चीन इस मैकमोहन रेखा को डाक करके भारत के अंदर आकर के दोस्तों अपनी एक नई सीमा रेखा बनाता है और इसी को हम लोग नेफ्रा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर लाइन। ठीक है, याद रखेगा, नेफ्रा बोलते हैं। लेकिन याद रखे, कोई हमारे देश की सीमा में अगर आकर के अपनी सीमा बनाएगा तो हम तो उसे अपना मानेंगे नहीं। फिर भी याद रखेगा, ये जो क्षेत्र दोस्तों, इन क्षेत्रों में चीन क्या करता है, चीन क्या करता है कि यहां बहुत सारे, चीन क्या करता है दोस्तों, इन क्षेत्रों में बहुत सारे मॉडल विलेज बना रहा है। इसी मतलब सीमा के नजदीक कई सारे दोस्तों अच्छे अच्छे जो है गांव का निर्माण कर रहा है, या पहले से जो गांव बने हुए हैं, जो बसे हुए हैं, उन पर काफी पैसे खर्च कर रहा है कि उस गांव के लोग क्या हो जाएं, ये चीन के हो जाएं। क्या हो जाएं दोस्तों, उस गांव के लोग चीन के हो जाएं। ठीक है, और यहां के देखा देखी ये जो भारत वाले गांव है दोस्तों, अब अगर इनका भी दोस्तों विकास होने लगेगा तो उनका झुकाव भी चीन की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए भारत को भी इस सेगमेंट में सोचने की जरूरत है। ठीक है, इंतजार नहीं करना है भारत को कि नहीं जब चीन आएगा तब देखा जाएगा, नहीं। तो भारत भी इसको टक्कर देने के लिए दोस्तों अपनी सीमा के पास जितने भी गांव है दोस्तों, उन गांवों को क्या करने जा रहा है, इस प्लान के तहत, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत इन गांवों को वो भी टक्कर देने जा रहा है कि ठीक है, तुम भी गांव डेवलप करो, हम भी गांव डेवलप करते हैं, देखते हैं कौन कितना अच्छा करता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे और भी ज्यादा जो मतलब जो परेशानियां हैं वो जो समाप्त होंगी और लोग वहां जो है अपने देश के प्रति रुचि रखेंगे, नहीं कि हमारा भारत देश भी हमारी चिंता कर रहा है। ठीक है, बहुत जरूरी भी है। तो ये पूरा मसला है, आप समझ जाएंगे। देखिए, पता नहीं क्यों ना मुझे ये लाइन लाइन पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है यार। मैं सोचता हूं क्या लाइन लाइन बताना, मैंने एक बार में निचोड़ बता दिया आपको। ठीक है, ये मामला है। ठीक है, और मैं इसको पढ़ने से ज्यादा ना मैं सोचता हूं इस पर फोकस करूं, ज्यादा अच्छा है। क्या मुद्दा था मैंने आपको सिखा दिया, पढ़ा दिया। अच्छा, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि मुद्दा कुछ रहता है, बातें उसी पे लोग करते, घंटों बात करते हैं। घंटों बात करने का समय नहीं है। अरे स्टडी 91 इसीलिए तो ज्यादा क्वेश्चन फंसा पाता है परीक्षा में। क्यों? अरे आपको स्मार्ट स्टडी करना, भाई कहां दिमाग चला जाता आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आप इतने अच्छे तरीके से कम समय में ज्यादा कैसे सीखें, इस पर फोकस करिए। कई बच्चे सोचते हैं यार यूट्यूब पे तो सब फ्री है। अरे फ्री है, पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन समय तो लग रहा है यार। तुमको अपने समय की चिंता नहीं है क्या? खाली पैसे की चिंता है कि जेब से पैसा खर्च होगा तभी मानोगे कि कुछ खर्च हुआ है, समय नहीं। अरे जेब से 2 पैसा खर्च हो जाए, समय नहीं खर्च होना चाहिए। कैसे आप लोग हैं बताइए, दिमाग में बात नहीं जाती। समय जरूरी, पैसा जरूरी है। पैसा तो फिर भी आ जाएगा, समय आएगा क्या? समय नहीं आएगा ना। आप समझो बात को, पैसा फिर भी आ जाएगा। पैसा हो सकता हो किसी के पास आज हो, किसी के पास ना हो, लेकिन समय नहीं आता। इसलिए आप YouTube पे टाइम पास मत करिए कि चलो एक दिन उसका करंट अफेयर देख लिया, एक दिन उनका देख लिया, एक दिन उनका देख लिया। नहीं, ठीक है, मैं एक गलती अपनी मानता हूं। स्टडी 91 पर नितिन सर ये अपनी गलती स्वीकारते हैं कि लगातार ये अपनी क्लास नहीं दे पाते करंट अफेयर की। कई बार क्लासेस ब्रेक होते ही, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्लासेस ब्रेक होती लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन में नहीं ब्रेक होने देता। जो न्यूज रहता है उसे मैं किसी भी हाल में कवर करता हूं। और ब्रेक भी क्यों होता है, उसके पीछे मेरे पास वैलिड रीजन है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता हूं। क्यों? अरे आपके लिए काम कर रहा हूं। तमाम लोग हैं जिनको पढ़ाने से मतलब है। अब मैंने सोचा पढ़ाने के साथ साथ आपको किताबें दी जाएं। तो ऐसा नहीं है ना कि किताब कहीं से कॉपी पेस्ट किया, इंटरनेट पे ढेर सारे मैटर हैं, इनका चैनल उनका चैनल, ये वेबसाइट वो वेबसाइट निकाल के बना दूं। नहीं, क्यों? अरे बच्चों को हम बेवकूफ नहीं बना सकते यार। बच्चों को आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है? नहीं। कोई बेवकूफ बना के कितने दिन काम करेगा? हमें बेवकूफ नहीं बनाना है। इसलिए मुझे समय लगता है लिखने में, इसको लिखने में समय लगता है। और आप उठा के किताब देखिए, दुकान पे जाइए, मत खरीदिए, मैं नहीं कर रहा हूं किताब खरीदिए। मैं तो देखिए कोई काम करता हूं डंके की चोट पे करता हूं। ठीक है, आप दुकान पे खड़े होकर 2 मिनट पढ़िए तो किताब को। आपको लगे, आपके अंदर से आवाज आए कि बेटा ले लो किताब तो ले लो, और नहीं आवाज आती तो मत लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी किताब पढ़ने से आवाज आती वो किताब लो। क्यों? अरे कुल मिला जुला के सिलेक्शन लेना है। स्टडी 91 से पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, ABCD XYZ, ये मैटर नहीं करता यार। क्या मैटर करता है? सिलेक्शन मैटर करता है ना। सिलेक्शन मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिलना चाहिए। ठीक है, आओ चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार योजनाओं से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। अभी योजना संबंधित बात की है, थोड़ा तेजी से रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीन की सीमा के पास, या मैं कह दूं कि अब इसी के साथ भारत सोच रहा है कि जैसे चीन की सीमा के पास बनाए जाए, तो भाई क्यों ना नेपाल के सीमा के पास, भूटान के सीमा के पास, उधर म्यांमार के सीमा के पास, भाई ये भी तो पाकिस्तान की सीमा के पास, भाई ये भी तो पड़ोसी देश हैं।
तो यहां पर भी तो जो गांव है उनको भी तो डेवलप किया जा सकता है। हाँ, तो सबके लिए कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। ये जो वाइब्रेंट कार्यक्रम है दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ये सबके लिए है, ठीक है, और ये इसी से संबंधित है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 जो अभी आया दोस्तों, उसमें पूर्वोत्तर के विकास के लिए कौन सी योजना लाएगी? तो पीएम डिवाइन योजना लाएगा। कह रहा किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप योजना और इनोवेशन 2.0 लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा। उजाला योजना किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय की योजना है, जिसमें एलईडी चेंज कर दिया गया, ठीक है। किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप? ये बताई दिया, गुजरात है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। इनके पास 2 मंत्रालय है, आईटी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है और आपके रेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्टेडियम ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? मेरठ में रखा गया है, इसको भी याद रखेगा। कह रहा किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान स्टार्ट किया गया? यह धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने शुरू किया। कह रहा केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज सिटीज टूल किट लॉन्च किया। दोस्तों ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची के लिए अभी नामित किया गया? ध्यान दीजिएगा, इसको विश्व विरासत सूची में अभी रखा नहीं गया है, अभी सिर्फ नामित हुआ है दोस्तों। पहले से इसकी चर्चा चल रही थी कि नामित हो जाएगा, बट अब जाके हुआ है नामित, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखे दोस्तों, यहां पर आपका जो होयसल मंदिर है ये आपका सही उत्तर है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले दोस्तों आपने रुद्रेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा, रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। रुद्रेश्वर मंदिर, इसको दोस्तों रमप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? रमप्पा मंदिर, ठीक है। रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा, वही है, कुछ अलग नहीं है। और ये है कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा तेलंगाना में है, जिसको अंतिम बार क्या किया गया था? ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा होगा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दोस्तों जो चुना गया वो किसे चुना गया? अमूर्त श्रेणी में यहां चुना गया पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा को, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी चर्चा में चल रहा था। तो यहां पे जो आपका उत्तर है ये होयसल मंदिर आपका उत्तर है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो अभी बना है 900 करोड़ रुपए की लागत से मोदी जी ने इसे बनाया है, उसको याद रखेगा। सास बहू का मंदिर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। सास बहू का मंदिर कई जगह, ग्वालियर में भी है, आपके उदयपुर में भी है, ठीक है, कई जगह है। मां भाजा मंदिर दोस्तों ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। तो जो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, होयसल मंदिर। लिख रहा दोस्तों 2014 से होयसल मंदिरों को यूनेस्को में संभावित करने की सूची मतलब संभावना चल रही, बट अभी तक हुआ नहीं था। अभी भी इसको सिर्फ नामित किया गया है, ये भी आप याद रखेगा। चलिए मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं इस होयसल मंदिरों के बारे में। होयसल मंदिर एक्चुअली में भगवान विष्णु का मंदिर है दोस्तों, जहां पर चेन्ना केशव मंदिर के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। वैसे भगवान विष्णु को ही समर्पित है, ठीक है। और यह यागाची एक नदी है दोस्तों, वहां पर उसके तट पर बसा हुआ एक शहर होयसल, याद रखेगा, जिसकी स्थापना 1117 ईस्वी, जी हां दोस्तों 1117, याद रखेगा। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बीच का समय दोस्तों 1191 में आपने लड़ाई सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ये उसके पहले की बात है दोस्तों। और 103 सालों तक दोस्तों यहां पर ये पूरा मतलब निर्माण कार्य चलता रहा, ठीक है। इस मंदिर का सब याद रखेगा। और इस मंदिर के दीवारों पर रामायण और महाभारत की कृतियां भी देखने को मिलती हैं। तमाम जो है जो दैनिक जीवन में हम लोग कार्य करते हैं उनके भी कुछ चित्र यहां पर उकेरे गए हैं, ठीक है। बाकी होयसल राजवंश के बारे में बहुत सारी बातें दी गई, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप आ जाइए आर्ट एंड कल्चर के सवालों को देखने के लिए, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से स्टडी करिए और इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। जितनी जरूरत की चीज है स्टडी 91 पर मैं उतने इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला याद रखिए दोस्तों, किस मंदिर को अभी विश्व विरासत सूची में नामित किया गया? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नामित किया गया है, ठीक है। ये कौन सा मंदिर है? ये होयसल मंदिर है। और तोरंगिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखेगा। करा स्पुतिक ग्लस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख का फेस्टिवल है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों एक झांकी थी पाल और दादबाव गांवों की, जहां पे 1200 से अधिक लोगों का नरसंहार कर दिया गया था। ये गुजरात से संबंधित है और झांकी निकाली गई। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन जिसका आधारशिला अभी मोदी जी ने रखा, इसमें पंडित जसराज जी किस घराने से
संबंधित हैं, तो मेवाती घराने से संबंधित थे और इनका निधन भी हो चुका है 2020 में, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल ये आपके मणिपुर से संबंधित है। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 जो दिया गया वो केरल को दिया गया। और जल्लीकट्टू जो अभी आयोजित होने वाला है वो तमिलनाडु में आयोजित होने वाला है। और लोसांग उत्सव ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है, जबकि लोसार उत्सव आपके लद्दाख राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। ये सभी आर्ट एंड कल्चर के अच्छे अच्छे सवाल थे, इनको पढ़ लीजिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्टडी 91 कई सारे ऑनलाइन कोर्स निकालता है, जिसमें हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो है हमारी हिंदी इंडिविजुअल की क्लास, ठीक है। देखिए, परीक्षा चाहे कोई भी हो और राज्य कोई भी हो, ठीक है, परीक्षा 0 से लेकर एकदम ऊपर के स्तर तक दोस्तों आप सिविल तक की परीक्षाएं दे सकते हैं, पीसीएस तक की दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप आईएएस की बात करेंगे तो वहां पर मेंस में पेपर अलग हो जाता है, साहित्य वगैरह आ जाता है, वो नहीं है। यहाँ ये हिंदी व्याकरण का दोस्तों बैच एक तरह से आप कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी का, ठीक है, जिसमें हमने लगभग 30 चैप्टर का लिस्ट बनाया दोस्तों। वो 30 चैप्टर मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, 180 से ज्यादा वीडियो केवल और केवल हिंदी विषय के। मतलब कमाल का ये बैच है, आप ज्वाइन कीजिए, आपको क्वालिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं तो इस बैच में भी डंके की चोट पे कहता हूं ना कि बैच आप ले लो, पढ़ लो और आप कह दो सर मजा नहीं आया, वापस कर दीजिए, ठीक है। पैसा सर हमारा दे दीजिए, बैच ले लीजिए, है हिम्मत तो करके देख लो, ठीक है, एकदम। इसलिए दोस्तों कहता हूं, देखिए इसमें अहंकार वाली कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कोई आके कंपटीशन करे, हम तो चाहते हैं आप हमें निचोड़ लीजिए ना, सीखिए जितना सीखना है, आप सीखने पे जोर दीजिए ना यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आइए आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन बैच है। और गांव के बच्चों को ध्यान में देते हुए दोस्तों, क्योंकि बीच में हमारे पास बहुत इस तरह के इशू आ रहे थे कि सर हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चलता, फिर हम कोर्स कैसे खरीदें, ठीक है, और कोर्स खरीद के करेंगे क्या। तो दोस्तों उन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रख करके ऑफलाइन डाउनलोड दिया गया है कि आप वीडियो को, पूरी क्लास को डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़िए, रात में डाउनलोड लगा के सो जाइए, एकदम चैन की नींद लीजिए, सुबह उठिए, 5-6 घंटा की लगातार क्लास लीजिए। क्या दिक्कत है बताइए, बिना बफरिंग का आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे वीडियोस को। जितने पेड क्लास चल रहे हैं दोस्तों स्टडी 91 पे, ये सब आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा बताइए हम आपके लिए क्या करें और क्या दें कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हम तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा बेस्ट सेलिंग बैच है वो हमारा लेखपाल का बैच चल रहा है। लेखपाल का बैच तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि हम लोग लेखपाल के बैच के लिए कोर्स भी चला रहे हैं और अब तो किताबें भी आ गई मार्केट में। अब तो मतलब क्या गजब का तैयारी हो जाएगा, आप सोचिए मत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो का बैच भी बहुत शानदार सा चल रहा है और वीडियो की भी दोस्तों किताब आ रही है, वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, इसकी भी मार्केट में बुक आने वाली है। और एक और धमाकेदार कोर्स चल रहा है दोस्तों, वो है सुपर टेट का कोर्स। कसम से, मजाक नहीं, सच्ची बता रहा हूं दिल से, एकदम बेहतरीन कोर्स चल रहा है दोस्तों। कम से कम 200 बैच निकल चुका अब तक, ठीक है। सोचने वाली बात है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, ज्यादा इधर उधर की गुड़ागणित मत कीजिए, मजा ही आ जाएगा स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। छठा सवाल लिख रहा है कि हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्बादी हुई। सर कुछ समझ में नहीं आया यार, प्लास्टिक की बर्बादी। अभी आपने सर पीछे पढ़ाया प्लास्टिक पार्क, क्या पढ़ाया? हाँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ाया भाई, मैंने पढ़ाया आपको प्लास्टिक पार्क के बारे में। ये प्लास्टिक पार्क के बारे में मैंने ये भी कहा दोस्तों, ये प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है आपके कर्नाटक राज्य में, ठीक है। चलो पार्क की बात आएगी, 1-2 पार्क और एंटिक पार्क बता देता हूँ। टायर पार्क दोस्तों कहाँ बना है, तो भारत का पहला जो टायर पार्क है ये आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा एंटिक सवाल है ना, याद रखेगा, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक की बर्बादी, सर ये सही लिखा है कि मिसप्रिंट है? मैं भी जब ये क्वेश्चन पढ़ा ना, मैंने सोचा मजाक कर रहा है या कोई क्वेश्चन सच में, ठीक है, सच्ची में जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा मैंने भी सोचा। फिर मैंने सोचा कि बर्फबारी, फिर मुझे अचानक से ना पता क्या याद है, मुझे याद आया कि वो एक हम लोग पढ़ते हैं ना कि ऐसी जो पहली बारिश होती है उसमें एसिड बहुत ज्यादा होते, वायुमंडल में एसिड ज्यादा होते, तो अम्लों वाली बारिश होती। क्या होती है? अम्लों। वो बारिश में अगर आप भीग जाते हैं तो हाथ में फफोले पड़ जाते हैं। और ज्यादातर इस तरह की बारिश ये उत्तरी ध्रुव के निकट होता है, जैसे आपका नॉर्वे हो गया, जैसे स्वीडन हो गया। तो मैंने भी देखा, मैंने सोचा वही उत्तर होगा इसका, मतलब वैसा ही कोई जगह होगा। लेकिन जब पढ़ा ना तो मुझे पता चला ना तो नॉर्वे है ना तो अलास्का है। अलास्का भी भाई उत्तर की तरफ पड़ता है। फिर समझ में आया कि यार बर्फ की बात कर रहा है तो बर्फ तो सबसे बर्फीला जो जगह है, अगर रूस में आप साइबेरिया वगैरह देख लो, ठीक है, तो वो भी है। लेकिन इसका उत्तर ये भी नहीं था, पता चला इसका उत्तर स्विट्जरलैंड है। मतलब एकदम ही अलग, एकदम अलग उत्तर, ठीक है। फिर मैंने कहा यार चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये प्लास्टिक की बर्बादी है क्या, क्या सच में प्लास्टिक की बर्बादी हो या कुछ और है। तो दोस्तों पता चला ना कि बर्बादी तो होती है, ये प्लास्टिक की बर्बादी क्या है दोस्तों, यहां नैनो प्लास्टिक के रूप पाए गए, ठीक है।
नैनो प्लास्टिक। नैनो प्लास्टिक माने क्या होता है, मतलब प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण जो इस बर्फबारी में विद्यमान थे। मतलब सोचने वाली बात है कि बर्फबारी में प्लास्टिक के कण कैसे आ सकते हैं। हालांकि नैनो थे, मतलब आकार में बहुत छोटे थे, और आकार में छोटे होंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये हवाओं के साथ उड़कर आए होंगे, हवाओं के साथ आए होंगे। लेकिन हवाओं के साथ थोड़ा बहुत प्लास्टिक आएगा ना, पूरे बर्फबारी भर में प्लास्टिक थोड़े आ जाएगा, लेकिन आया। हालांकि अभी इस पे शोध कार्य चल रहा है, अलग अलग जो देशों के वैज्ञानिक हैं वो इन पर लगातार काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी कुछ बहुत खास पता नहीं चला, लेकिन हाँ ये जरूर पता चला है कि ये बर्फबारी प्लास्टिक की थी, इसमें नैनो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं, ये आप याद रखेगा। और ये थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों का पता चला है कि ये कण लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। कितना 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 2000 किलोमीटर, 200 नहीं, 2 भी नहीं, 20 भी नहीं, 2000 किलोमीटर की यात्रा करके दोस्तों ये कण आए थे। और लगभग कितना करा, 43 ट्रिलियन प्लास्टिक के कण, कितना 43 ट्रिलियन, कितना ट्रिलियन प्लास्टिक के कण दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के अल्प्स में गिरे हैं। जी हां, जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा दोस्तों। और याद रखेगा हर साल लगभग 3000 टन नैनो प्लास्टिक ये मिट्टी में जमा हो रहे हैं। हालांकि उन पर लगातार रिसर्च चल रहा है और उस पर पता किया जा रहा है कि कैसे ये कहां से प्लास्टिक के कण आए, ठीक है। तो थोड़ा सा एंटिक सवाल था, मजेदार तो था ही, ठीक है। स्विट्जरलैंड भी आप याद रखेगा, और वैसे भी स्विट्जरलैंड बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं तो प्लास्टिक की बर्बारी भी देख सकते हैं। यहां पढ़िएगा, ये आपका हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है किस स्थल को भी रामसर सूची में शामिल किया गया, तो एक गुजरात में जामनगर के पास में है, नाम है दोस्तों खिजादिया पक्षी अभयारण्य। एक उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर के पास में है, नाम है बखीरा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, बखीरा, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। तो दोनों को याद रखेगा। अब हमारे देश में टोटल संख्या कितनी हो गई, तो टोटल संख्या हो गई दोस्तों 49, कितना हो गया 49, ठीक है, याद रखेगा। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी हो गई संख्या, तो अकेले उत्तर प्रदेश में अब संख्या हो गई है 10, पहले 9 थी अब 10 हो गई, ठीक है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दोस्तों एक आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दोस्तों दुनिया में किस स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पे है, इसको याद रखेगा। तेली नीलापुरम में दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है कहां पर है, यह तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान के बूंदी जिले में है। और किस टाइगर रिजर्व में, टी गुड़े 2 यानी T × 2 मतलब कि टाइगरों की संख्या दोगुनी कर लिया है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थान है तमिलनाडु। करा किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किया है, वह देश पेरू है जो दक्षिण अमेरिका में है। प्लास्टिक पार्क का निर्माण कर्नाटक में किया जा रहा है। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक प्रजाति का नाम रखा गया ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। और हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में जलमुर्गी की गणना की गई, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में यह जलमुर्गी की गणना की गई है, ठीक है। ये सभी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद जरूर रखिएगा। देखिए स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो करंट अफेयर रिवीजन करने का मौका खूब मिलेगा। करा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 में किन 4 आधार पर फोकस किया गया है। दोस्तों इस बार का जो बजट अभी पेश किया गया, करा इसमें जो है किस पर फोकस किया गया आपको बताना है। करा दोस्तों, और ये बजट भी कैसा था दोस्तों, तो याद रखेगा ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, ये आप ध्यान रखेगा। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि इस बार का बजट कैसा बजट था, तो 2 बात बताइएगा। इस बार का बजट जो था, एक तो ये पेपरलेस बजट था और पेपरलेस इसके पहले भी निकाला गया था, तो ये दूसरी बार दोस्तों पेपरलेस बजट आया है, ये भी याद रखेगा। प्लस 2 यानी डिजिटल बजट, और दोस्तों ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, ये भी याद रखेगा। इसमें 4 चीज रखे गए हैं। एक रखा गया दोस्तों प्रोडक्टिविटी, एक रखा गया क्लाइमेट एक्शन, एक रखा गया फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, एक रखा गया पीएम गति शक्ति योजना। आपको तो पता होगा पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को किया था लाल किले की प्राचीर दीवार से, और 1 लाख करोड़ रुपए की दोस्तों योजना है, बहुत बड़ी बात है, तो इसकी भी बात रखी गई यहां पे, ठीक है। यहां जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट दे रहा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा और डिजिटल भी नहीं होगा, यही आपका मिस्टेक दिया हुआ है। यहां पे जो सही होगा ये है प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप याद रखेगा क्योंकि यही 4 इसके मुख्य आधार रखे गए हैं हमारे बजट के। पूरे बजट का निचोड़ यही है, पूरे बजट का निचोड़ यही 4 शब्द हैं, इनको आप याद रखेगा, ठीक है। अब यहां उस बजट के बारे में दोस्तों बहुत सारी बातें बताई गई कि कैसे क्या कहा गया, वो चीजें हैं। चलिए अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी इकोनॉमी से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में
आए हैं, एक बार रीड कर लीजिए, रिवीजन हो जाए। पहला तो ये हो गया दोस्तों, 4 पॉइंट आप जरूर याद रखेगा। दूसरा करा 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया गया, इसमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दोस्तों कितना टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो 30% का चार्ज किया जा रहा है, मैंने पढ़ाया था। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी विकास की दर ये कितना प्रतिशत रहेगी, तो घट गया दोस्तों, अनुमान यह 8 से 8.5% तक होगी। आईएमएफ ने 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जो है घटाकर कितना कर दिया, तो पहले तो ज्यादा दिया था इसने, बाद में इसने कहा कि केवल 9% तक दोस्तों एक ग्रोथ रेट रहेगा। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों, हाँ ठीक है, करा एनएसओ ने दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना अनुमान लगाया, तो 9.2% का अनुमान लगाया है। करा स्टेट बैंक ने कितना लगाया, तो 9.5% का लगाया है। भारत ने 21-22 के लिए माल निर्यातन में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है, तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा गया केवल एक्सपोर्ट के लिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, करा कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण 2022 में दिवालिया होने की कगार पर है, तो अपना पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, यह दिवालिया होने वाला है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान चौथे स्थान पर है, जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा हुआ है, लगभग 632 मिलियन डॉलर। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, उस असत्य कथन की पहचान करना, जरा ढूंढिए। तो लिखा है खेलो इंडिया योजना आवंटन में बजट 2022 में 48% की वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि जो इस बार का बजट आया ना, भारत सरकार भी खेलो इंडिया के क्षेत्र में दोस्तों काफी जो पैसे खर्च करी और 48% की वृद्धि दोस्तों दर्ज किया गया, ताकि खेल में भारत और आगे जा सके। तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका सत्य कथन है। क्या है दोस्तों, याद रखेगा, एक कथन आपका सत्य, और आपको ढूंढना क्या, आपको असत्य ढूंढना है। लिख रहा उन्नति हुड्डा फीमेल हैं और किरण जॉर्ज फीमेल ने 2022 के ओडिशा ओपन का खिताब जीता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये किरण जॉर्ज जो फीमेल लिखा है, आपका गलत लिखा है। किरण जॉर्ज क्या है दोस्तों, ये पुरुषों में है, याद रखेगा, पुरुषों में है। और ये क्या है दोस्तों, और खिताब तो दोस्तों इन्होंने जीता। महिलाओं वाला खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है और पुरुषों वाला किरण जॉर्ज ने जीता है ओडिशा ओपन, याद रखेगा। ठीक है, ये पढ़िएगा। तो आपका जो असत्य कथन हो गया दोस्तों यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या दोस्तों, असत्य, तो यही क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग्स बना है, ये आप याद रखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की जो मार्केट कैप है दोस्तों, जो मार्केट कैप है वो बहुत ज्यादा पहुंच गई दोस्तों। ठीक है, लगभग 7,000 पहुंचने को है, 7,000 की ऊंचाई छूने वाली है। तो ये मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखेगा। छठा पैन इंडिया महिला हॉकी कप चैंपियनशिप दोस्तों ये अर्जेंटीना ने जीता है, ये आप याद रखेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला भी दोस्तों सत्य है और चौथा वाला भी सत्य हो जाएगा। तो जो आपका असत्य हो क्या हो जाएगा कि केवल 2 जो है दोस्तों असत्य है। और क्यों असत्य है? क्योंकि किरण जाट जो है दोस्तों ये आपके मेल हैं जिन्होंने उड़ीसा ओपन जीता है। ठीक है, उड़ीसा ओपन जीता है। तो यहां पर वही सारी बातें लिखी गई दोस्तों। यहां पे लिखा है कि भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा जो दोस्तों, हुड्डा नहीं हुड्डा है, ठीक है, इन्होंने उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब दोस्तों जीता है और इन्होंने हराया किसे, हमवतन स्मिथ को हराया है। और 14 वर्षीय दोस्तों ये उन्नति हुड्डा ये सबसे कम उम्र की दोस्तों खिलाड़ी बन गई, ये भी याद रखेगा। पुरुषों में दोस्तों भारत के 21 साल के किरण जॉर्ज हैं जिन्होंने प्रियांशु राजावत को हराया है। ठीक है, और बाकी चेन्नई वो 7,000 नहीं दोस्तों, 7,600 करोड़ का पहुंच चुकी मार्केट कैप, यानी 8,000 को टच करने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसको याद रखेगा, इसमें आपके धोनी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया दोस्तों ओडिशा ओपन जीतने वाले, तो याद रखें महिला एकल का खिताब ये उन्नति हुड्डा ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है, याद रखेगा जॉर्ज ने जीता है। ठीक है, अंजू जॉर्ज। करा हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये हॉकी टीम में दोस्तों खिलाड़ी है PR श्रीजीत। हाल ही में दोस्तों इनको केरल एडवेंचर टूरिज्म का भी क्या चुना गया था, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता है। ठीक है, करा एशिया कप का खिताब जापान ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। भारत इसी में तीसरे नंबर पर आया है चीन को हरा करके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन एस्ले बार्टी हो गई। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों ये जीता किसने है, ये लद्दाख ने जीता। किसने जीता है, यह लद्दाख ने जीता है। इस गेम का आयोजन कहां किया गया था, तो वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में किया गया था। ठीक है, करा इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL होने वाला है, इसमें 2 नई टीमें आ रही, एक अहमदाबाद की टीम आ रही है, एक लखनऊ की टीम आ रही है। लखनऊ की टीम का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, यह संजीव गोयनका की टीम है। नाम क्या है, LSG
लखनऊ सुपर जायंट्स नाम है। हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता है। बाबू बनारसी दास स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। कह रहा किस कप्तान को आईसीसी मेंस T20I का टीम ऑफ द ईयर चुना गया है? एक बाबर आजम को चुना गया जो कि आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार में किसे दिया गया है? तो रॉबर्ट लेवानडॉस्की को दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों खेल से कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करिए, कह रहा है सही जोड़े का मिलान कीजिए। दोस्तों कुछ लोगों को कई सारे पदों पर नियुक्त किया गया, आपको बताना है किसको क्या बनाया गया। दिलीप संघानी जो नीचे का नाम दिया दोस्तों याद रखिएगा, दिलीप संघानी, इनको इफ्को का अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले इफ्को के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा बलविंदर सिंह नकई थे। कौन थे? बलविंदर सिंह नकई थे दोस्तों। और बलविंदर सिंह नकई का दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया अचानक से, और इसके बाद ये दिलीप संघानी ये इफ्को के अध्यक्ष चुने गए। अनंत नागेश्वरन की बात करें दोस्तों तो इनको हाल ही में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी चुना गया। ठीक है, जिस तरह से आपके IMF में गीता गोपीनाथ की जगह लिया है किसने? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस ने, उसी प्रकार यहां पर ये आए हैं। ठीक है, GAV रेड्डी की बात करें दोस्तों तो इनको रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख चुना गया है। जबकि अभी इसरो का प्रमुख दोस्तों किसे चुना गया है? याद करके बताइए। इसरो का प्रमुख याद रखेगा दोस्तों, इसरो का प्रमुख चुना गया S सोमनाथन को। किसे? S सोमनाथन को चुना गया। ठीक है, ये भी याद रखेगा। और डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को दोस्तों अभी नीलिट जो होता है ना, नीलिट, ये नीलिट वही संस्था दोस्तों जो हमारे यहाँ CCC A लेवल, B लेवल, O लेवल का पेपर कराती है, ये वही नीलिट है दोस्तों। कारण नीलिट का महानिदेशक इन्हें चुना गया है। तो एक बार आप उत्तर बनाइए, क्या बन जाएगा? पहला D बनेगा, दूसरा C बनेगा, तीसरा B बनेगा और चौथा ये बनेगा। तो DCB ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे भी दोस्तों बहुत सारी बातें यहां लिखी गई हैं अलग अलग लोगों के बारे में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। चलिए सीधे आता हूं दोस्तों मैं आगे लेकर के, हाल फिलहाल में किसको किस पद पर अपॉइंट किया गया जरा वो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने अपॉइंटमेंट देखा ना तो 10 नए लोगों का अपॉइंटमेंट आपको पता चलेगा। पहला तो याद रखेगा कि नया मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों किसे चुना गया? वैसे सवाल पुराना था। ठीक है, आपको नीलिट वाला याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रखेगा आपको यहां पे जो पहला वाला सवाल है मदन मोहन त्रिपाठी नीलिट का, दोस्तों याद रखेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सवाल आपको वैसे भी आगे मिल जाएंगे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए मदन मोहन याद रखेगा, मालवीय याद रख रहे हैं। कह रहा रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने दोस्तों? तो नाम है GAV रेड्डी। और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार वाला सवाल तो फिर से आ गया, तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन नाम है। कह रहा हाल ही में भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? तो यहां चुना गया प्रजाक्ता कोली को। ठीक है, इफ्को के नए अध्यक्ष दिलीप संघानी बने बलविंदर सिंह नकई के बाद। ठीक है, किसे अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया? उप प्रमुख पूछ रहा, प्रमुख नहीं। थल सेना प्रमुख तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं, उप प्रमुख चुना गया मनोज पांडे को। दोनों लोग का नाम मनोज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना है? तो इनका नाम रेणु भाटिया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो इनका नाम रघुवेंद्र तंवर है। ठीक है, करा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान दोस्तों जो चूक हुआ 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्षा चुनी गई। ठीक है, याद रखेगा, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। ठीक है, ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव चुना है? इनका नाम है हैथम अल घिस। ठीक है, ओपेक ने अपना महानिदेशक ने चुना है। और ओपेक का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपकी नियुक्तियों से संबंधित है, इनको भी याद रखेगा। चलिए आज के आखिरी सवाल पर चलते हैं। लिख रहा है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट, इसका नाम क्या दोस्तों? फ्लाइंग बोट है, याद रखेगा। इसका नाम है दोस्तों द जेट, ऐसे याद रखेगा। और ये फ्लाइंग बोट है, उड़ने वाली एक बोट है दोस्तों, जिसका नाम है द जेट। ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों? तो लिख रहा है दोस्तों जापान की बात करें तो अभी हाल ही में जापान ने डुअल मोड वाहन लॉन्च किया था। क्या किया था? डुअल मोड वाहन लॉन्च किया था दोस्तों। इस वाहन की खासियत थी कि यह वाहन सड़क पर भी चल सकती थी और रेल की पटरी पर भी चल सकती थी। रेल की
पटरी पर भी दोस्तों चल सकती थी, इस तरह का एक वाहन बनाया था। जर्मनी की बात करें दोस्तों तो जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और ट्रेनों का निर्माण किया है, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेन और क्या बनाया, बस का निर्माण किया है। अगर मैं यूएई की बात करूं तो यहां पर आपका सही जवाब दोस्तों यूएई है। अभी यूएई का दोस्तों चर्चा चल रहा था, यूएई ने दोस्तों 4.5 दिन का कार्य दिवस लागू किया है, ठीक है, 4.5 दिन का, याद रखेगा, कार्य दिवस लागू करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। इसके अलावा दोस्तों दुबई सरकार का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, दुबई जो है 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन चुकी है, 100% पेपरलेस सरकार बन चुकी है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी अच्छा पॉइंट है। और अब दुबई जो है ये द बोट लेकर आया दोस्तों, द जेट लेकर आया, फ्लाइंग बोट है। चीन की बात मत करें दोस्तों, चीन अभी कृत्रिम सूर्य बनाया है, अब कृत्रिम चांद बना रहा है, ठीक है, यही सब करता रहता है। इसके पहले एआई प्रोसिक्यूटर भी बनाया था। तो यहां पर दोस्तों आप याद रखेगा द जेट, ठीक है, ये बनाया गया है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां है, अबू धाबी है। मुद्रा का नाम दोस्तों दिरहम है। खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं या प्रमुख कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पानी के ऊपर भी दोस्तों शांति से उड़ान भर सकती है, 8 से 12 यात्रियों को लेकर आ सकती है, जा सकती है, और 40 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील, ठीक है, याद रखेगा, तक ये अपनी यात्रा कर सकती है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो चीजें आई हैं सामने हमारे, एक बार उनको पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक अच्छा कलेक्शन और भी मिल जाए, ठीक है। तो पहला याद रखें दोस्तों, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट, ये किसने लॉन्च किया, कौन लॉन्च करने जा रहा है अभी, तो ये यूएई देश के द्वारा किया जा रहा है। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव, ये सऊदी अरब में मनाया तो गया, कहां पर, जेद्दा एक जगह दोस्तों, जेद्दा, वैसे राजधानी सऊदी अरब की रियाद है, लेकिन जेद्दा यहाँ की एक अच्छी सिटी है, वहां पर दोस्तों योग महोत्सव चलने जा रहा है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां बनाया जा रहा है दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर डायनासोर के कुछ जीवाश्म पाए गए हैं, और ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पर बन रहा है, जबलपुर के पास में, ठीक है। लेकिन दोस्तों लम्हेटा गांव है वहां पे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, अभी तक तो दोस्तों 20 पॉइंट का चार्जिंग स्टेशन आपके महाराष्ट्र में था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा था। अब 100 पॉइंट वाला चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है गुड़गांव में। कहां पे, गुड़गांव में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है, उसी के पास में किया गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो केरल में खुला है, उसी के प्रांगण में इसको बनाया जा रहा है। भारत ने अपनी तरह का पहला राज्य पक्षी एटलस किसने जारी किया है, तो यह केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली जा रही है, तो यह अकादमी आपके लखनऊ में खोली जा रही है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया, यह सुशासन सूचकांक हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के 5 जिले में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, याद रखिएगा। किस राज्य की जाह्नवी डांगेती ने प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा किया, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल बनाने वाला संयंत्र अभी जो देश को समर्पित किया गया, ये बनाया गया भेल के सहयोग से, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के सहयोग से, और समर्पित किया है महेंद्र नाथ पांडे जी ने, जो भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना दोस्तों, तो यह केरल का कुंबलांगी गांव है, जिसको सैनिटरी नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है। और हाल ही में एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश को, उसे भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हमारे यहाँ दोस्तों अभी लेखपाल की बैच के अलावा वीडियो की बैच भी चल रहे हैं, और वीडियो जिस तरह से लेखपाल की किताब आई ना, लेखपाल की किताब की दोस्तों 4 सीरीज जारी की जा रही है, ठीक है, 4 सीरीज आ रही है, लेकिन जो वीडियो की किताब होगी दोस्तों, ये एक ही किताब होगी, और वही किताब आपके लिए क्या होगी, काफी होगी आपके हर एक काम के लिए, ठीक है। दोस्तों घबराइए मत, किताबें जल्द आ रही मार्केट में, किताबों को आप लेके खाली रीड करिए, पढ़िए, आपको लगेगा वाकई इससे ज्यादा बेहतर किताब आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह की सूचना और चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।